नमस्कार साथियों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है। वो आदेश दिया है, किसको दिया है? आदेश दिया है अपर मुख्य सचिव जी को। और उनसे कहा है कि शिक्षा मित्रों को आप रेगुलर कीजिएगा। 2 महीने का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ और 2 महीने बाद बात करेंगे कैसे रेगुलर करना है यानी स्थायी करना है, वो आपको देखना है। तो साथियों सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मित्र किस पॉलिसी के द्वारा रेगुलर हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या कभी शिक्षा मित्र रेगुलर होंगे? क्योंकि रेगुलर काफी समय से वो मांग कर रहे हैं और सरकार की रेगुलर पॉलिसी क्या कहती है इस बारे में आपको बताऊंगा, चर्चा करूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर 5 बड़ी हेडलाइंस पर बात करूंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, निकालिएगा मत, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो थोड़ा समय दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन सी वो हेडलाइंस है। देखिएगा साथियों, शिक्षा मित्रों को 2 महीने में स्थायी करने का कोर्ट का आदेश। कोर्ट का आदेश क्या है इसको हम समझेंगे बारीकी से। इसमें कितने मायने निकाले जाएंगे, क्या सरकार कोर्ट की बात मानेगी, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सारा जो अनुदेशकों के लिए था, तो यहाँ पर अनुदेशकों की वजह से ही शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 रुपया हुआ है अगर देखा जाए तो वैसे ही दोस्तों शिक्षा मित्रों का जो रेगुलर पॉलिसी होने जा रही है, जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, वो शिक्षा मित्रों के अनुदेशक का जो मैटर था सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसके अनुसार हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। तीसरी बड़ी बात है रेगुलर पॉलिसी क्या कहती है। सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से स्थायी हो सकते हैं। चौथी बड़ी बात है शिक्षा मित्रों के लिए कौन सा नियम बाधा में, शिक्षा मित्र आखिर किस वजह से रेगुलर टीचर बन सकते या नहीं बन सकते, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पांचवी बड़ी बात है अब आगे क्या होगा। सबसे बड़ी बात है व्हाट विल हैपन, आगे क्या होगा, आखिर कैसे क्या सच में अपर मुख्य सचिव जी हैं वो हाई कोर्ट की बात मानेंगे, और कितने अगर वो रेगुलर वाला पॉलिसी लाते भी हैं अपर मुख्य सचिव तो उसमें कौन कौन शिक्षा मित्रों को फायदा मिलेगा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलती है, वरना मैं गप्पे माननी हो तो मैं रोज शिक्षा मित्रों की वीडियो बनाऊं। तो यहाँ पर जब मेरे पास कोई न्यूज होती है ऑथेंटिकल तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, और वो आपका ट्रस्ट है, वो मुझे खास प्यारा है, आप जो मुझ पर टेस्ट करते हो। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरा आपसे मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा हाइप कीजिएगा। यहाँ साथियों जो कमेंट सेक्शन में आप जहाँ कमेंट करते हो वहीं बगल से एक हाइप HYPE आता है, उसको हाइप कीजिएगा, पॉइंट दीजिएगा। और तीसरी बड़ी बात है कि इस वीडियो को आपके जो भी शिक्षा मित्र भाइयों के ग्रुप चल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं ना आप लोगों के, उस पर शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी जान सकें सच्चाई क्या है, क्या उनके साथ होगा क्या नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलेगा साथियों, सबसे पहले हम हेडलाइन नंबर 1 पे चलते हैं। शिक्षा मित्रों को 2 महीने में स्थायी करने का कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है दोस्तों। और हाई कोर्ट का आदेश आखिर किसके याचिका पर आदेश दिया गया है और किसने दिया है, देखिएगा एक न्यूज देखिएगा। शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण पर 2 माह में फैसला ले हाई कोर्ट, अदालत ने अपर मुख्य सचिव को दिया निर्देश। प्रयागराज का मामला है, वहीं कोर्ट है अपनी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण और सहायक अध्यापक के वेतन मामले में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को 2 माह में सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। साथ ही याचियों को 3 हफ्ते में प्रत्यावेदन देने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने देवरिया के निगत फिरदौस की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना था कि वह लंबे समय से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों के रूप में कार्यरत है। उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि जग्गो बनाम भारत संघ के केस में श्रीपाल व अन्य केस एवं 11 जून 2025 के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार उसे नियमित कर सहायक अध्यापक का वेतन दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि तेज बहादुर मौर्य व 114 अन्य के केस में यही मुद्दा था जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिए। इसी के फैसले के आलोक
में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा निर्णय लें। तो यहाँ पर साथियों उन्होंने कह दिया कि भाई आप देखिएगा इसमें जो न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान है, तो सीधी सी बात है ये जो मामला है वो सिंगल बेंच का है। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि मामला सिंगल बेंच में है। तो वैसे भी मामला सिंगल बेंच में पहले जाता है, लेकिन सिंगल बेंच की स्थिति आप क्या होती है आप सब लोग अच्छे से जानते हो। और ये मंजू रानी वही चौहान है जो जज साहिबा हैं जिन्होंने टीचर्स के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस का जो आदेश दिया है, नहा धो के सभी टीचर्स के पीछे पड़ गई थी ये जज साहिबा। उन्होंने कह दिया कि सभी टीचर्स को हर हाल में ऑनलाइन अटेंडेंस देनी पड़ेगी, और इसका एक आदेश दिया था अपर मुख्य सचिव को, इनका एक आदेश बनाइएगा, एक जीओ बनाइएगा जिस पर ऑनलाइन अटेंडेंस हर हाल में की जाए। तो मामला कुछ और था, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस की सुनवाई होने लगी। 4-5 बार बाकायदा सुनवाई हुई है सिर्फ ऑनलाइन अटेंडेंस को लेके। तो फिलहाल साथियों मंजू रानी वही है, चलेगा। यहाँ पर देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है उस पर हवाला दिया गया है, और ये जो है जग्गो बनाम भारत संघ केस व श्रीपाल व अन्य केस। तो जग्गो बनाम भारत ये दोस्तों पंजाब का मामला है, और श्रीपाल व अन्य केस है ये यूपी का ही मामला है, चलेगा दोस्तों। अब देखिएगा तेज बहादुर मौर्य हैं, उनके संग 114 लोग याची बने हैं जो वो लोग चाहते हैं कि भैया हमें फ़ायदा मिले। देखिएगा कई केस ऐसे हुए जिनमें याचियों को लाभ मिला है, आप ये जान लीजिए कई केस में याचियों को लाभ मिला है, सिर्फ याचियों को। लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर ये केस जीतते हैं, अगर अपर मुख्य सचिव जी इनको रेगुलर बनाते हैं, तो ओबियसली साथियों उनके बेस पर और अन्य भी शिक्षा मित्र भाई आने लगेंगे कि भैया हमें भी रेगुलर किया जाए, है ना। तो ओबियसली दोस्तों और शिक्षा मित्र भाइयों की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है भाई, 1,76,000 है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, 74,000 जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये आदेश दिया है कोर्ट ने, ये पहली पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिएगा अब दूसरी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सहारा लिया है जो अनुदेशकों के लिए था। देखिएगा यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, ये जो सहारा लिया इन्होंने कि ये जग्गो का जो बनाम भारत संघ, ऐसा नहीं है। जो अनुदेशक का मामला था आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय दिया जाए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी भी बोली थी। माननीय जज साहब ने कहा था कि भैया आप इनको बंधुआ मजदूरी की तरह काम कर रहे हो, इनको तो रेगुलर करना चाहिए, जो अनुदेशक है वो रेगुलर ही होने चाहिए। तो उसमें दोस्तों ये साफ साफ मेंशन भी है कि इतना समय हो गया इनको रेगुलर क्यों नहीं किया, क्योंकि जो मामला था वो किसका था, मानदेय से। तो इसलिए जज साहब ने जो केस का जो निस्तारण किया वो मानदेय का ही किया। और जबकि जज साहब ने ये टिप्पणी भी करी थी कि अनुदेशकों को या जो भी संविदा कर्मी इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं संविदा पे, उनको रेगुलर किया जाना चाहिए। सरकार उनको बंधुआ मजदूर बनाए पड़ी है, और एक ओर से उनसे काम ले रही है, बंधुआ मजदूरी करें, एक ओर से टॉर्चर दे रही है। तो फिलहाल साथियों ये खुद सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब ने बोला था कि इनको रेगुलर किया जाए। तो एक बेस और है दोस्तों, ये जो शिक्षा मित्र भाई जो गए हैं याचिका डालने, वो सुप्रीम कोर्ट का इसी आदेश पर दोस्तों गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने जांच पड़ताल करी तो 2-4 आदेश और आ गए, ये जग्गो के आ गए बनाम भारत संघ, है ना, और भी 1-2 आदेश आ गए, तो उसके बेस पे भी उन्होंने ले लिया। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट साहब ने ये बात बोली है कि इनको स्थायी करना है। अनुदेशक का जो मैटर था जो, उसके बेस पर ही दोस्तों शिक्षा मित्रों को 28,000 रुपये मानदेय हुआ है। अगर नहीं होता तो दोस्तों मुझे लग नहीं रहा है कि शिक्षा मित्रों को सरकार इतनी जल्दी मानदेय का आदेश दे देती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी कर दी, इसी महीने इनका आदेश दिया, इसी महीने इनको मानदेय दिया जाए अनुदेशकों को 17,000 रुपये। तो इसलिए साथियों उन्होंने शिक्षा मित्रों को भी बढ़ा दिया 1,000 रुपये, सिर्फ उससे आगे रखा ताकि वो नाराज ना हो। चलेगा दोस्तों, तीसरी बड़ी बात है रेगुलर पॉलिसी क्या कहती है सरकार की। देखिएगा दोस्तों रेगुलर पॉलिसी हर राज्यों में अलग अलग होती है, आप जान लीजिए। उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में और आपके हिमाचल प्रदेश में 5 साल तक की रेगुलर पॉलिसी है। पंजाब में भी कि अगर आप 5 साल संविदा कर्मी अगर आप नौकरी कर रहे हो बिना किसी पनिशमेंट के आपको मिला हो, तो आप रेगुलर के लिए बाध्य हो जाते हो, सरकार को रेगुलर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने 5 साल संविदा कर ली, अब इनको रेगुलर किया जाए। रोडवेज विभाग में रेगुलर किए गए, बिजली विभाग में रेगुलर किए गए, अन्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, वहाँ पर रेगुलर किए गए, सिवाय शिक्षा विभाग को छोड़ दिया जाए। तो जितने भी संविदा कर्मी है वो रेगुलर किए गए हैं, सिवाय शिक्षा मित्रों को, निदेशक को छोड़ के ज़्यादातर डिपार्टमेंट में रेगुलर कर दिए गए हैं। होमगार्ड की दोस्तों ले लीजिएगा, भले ही रेगुलर ना किए गए हो, लेकिन उनका जो सैलरी है, जो मानदेय वो काफ़ी अच्छा है।
1000 रुपये उनको रोज का मिलता है, 30,000 रुपये उनके महीना वैसे ही हो गए। और छुट्टियां भी काफ़ी मिलती है और भी कार्य रहते हैं उनको बहुत कम रहता है, टेंशन ज़्यादा नहीं है। तो हर विभाग में दोस्तों फ़ायदा रहा है, सिर्फ बेसिक विभाग को छोड़ के। तो रेगुलर पॉलिसी क्या कहती है? रेगुलर पॉलिसी कहती है 5 साल से लेके 10 साल, 10 साल। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सारे ऑल इंडिया के जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, सभी की मैंने पॉलिसी ले ली। कई राज्यों में 5 साल है, कहीं में 6 साल है, कहीं में 10 साल है। तो सभी का मैंने ले लिया 5 साल से लेके 10 साल तक की। अगर आपकी सेवा है और बिना किसी पनिशमेंट के अगर आपकी सेवा अच्छे से चल रही है, कोई आपके ऊपर पनिशमेंट नहीं हुआ हो, कोई वेतन ना मानदेय ना काटा गया हो कि दिन का, तो दोस्तों यहाँ पर आपको रेगुलर करना पड़ेगा। ये खुद सरकार की पॉलिसी है। आप, मैं अगर झूठ कह रहा हूँ तो आप गूगल पर जाइएगा, चैट जीपीटी पे जाइएगा, उस पर सर्च कर लीजिएगा कि सरकार की रेगुलर पॉलिसी क्या है। तो रेगुलर पॉलिसी यहाँ पर दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा आपको नौकरी करते करते कितना साल हो गया, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपका 5 से 10 साल तक हो गया या 10 साल से ऊपर हो गया तो पक्का आपको रेगुलर किया जाना चाहिए। चलेगा दोस्तों, ये हो गई तीसरी बड़ी बात। चौथी बड़ी बात करते हैं, शिक्षा मित्रों के लिए कौन कौन सा नियम बाधा में है। देखिएगा, सबसे बड़ा जो नियम है वो टेट का नियम, क्योंकि शिक्षा मित्रों को टेट करना पड़ेगा। काफ़ी लोगों का कहना करीब 35,000 शिक्षा मित्र जो कि टेट पास हैं। जो संख्या निकल के आई है 2 साल पहले की ये संख्या है, 35,000 शिक्षा मित्र टेट पास है। अभी का फिलहाल मेरे पास कोई डाटा नहीं कितने शिक्षा मित्र पास हैं या अनुदेशक पास हैं। तो 35,000 शिक्षा मित्र टेट पास है। अगर देखा जाए कि चलो एक बार चलो जो टेट पास नहीं उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन जो शिक्षा मित्र टेट पास है उनको तो रेगुलर किया जाए। और दूसरी बाधा कौन सी है? एक तो टेट की होगी, दूसरी बाधा है वो संविदा कर्मी, क्योंकि उनकी जो नियुक्ति हुई है वो संविदा के बेस पर हुई है। क्योंकि संविदा के नियम अलग होते हैं और एक जो रेगुलर कर्मचारी है या जो भर्ती होती है वो अलग होती है। तो यहाँ पर जो संविदा कर्मी है, क्योंकि इनकी भर्ती उस समय संविदा के अनुसार ही निकाली गई थी, सारे के सारे इंटर पास होते थे, बस इनको ले दिया गया और एसएमसी के माध्यम से इनकी ज्वाइनिंग हुई है। जो ग्राम प्रधान का इन्वॉल्वमेंट पूरा था, तो ग्राम प्रधान के कुछ जो शिक्षा मित्र बनाए गए वो ग्राम प्रधानों के चहेते थे, उनको भी शिक्षा मित्र बनाया गया है। तो ऐसे में दोस्तों भाई लोकलिटी के आप जानते हो, जैसे अभी रोजगार सेवक जो बने हैं आपके गांव में, जो रोजगार सेवक नहीं, रोजगार पंचायत क्या कहते हैं, पंचायत सेवक होते हैं, 6,000 रुपये उनका मानदेय मिलता है, वो ग्राम प्रधान के बेस पे ही बने हैं। तो वहाँ पर दोस्तों आपके गांव में बिल्कुल होंगे, तो वहाँ पर रोजगार सेवक या रोजगार पंचायत ऐसी हैं कुछ, तो उनको 6,000 रुपये मिलता है। तो उसमें ग्राम प्रधान का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा है। जो ग्राम प्रधान से लगे हुए उनके रिश्तेदार या उनके जानने में, उनको ही दोस्तों ये उनको कार्ड दे दिया गया, उनको संविदा कर्मी बनवा दिया गया। तो पहले दोस्तों ऐसा कहा गया कि प्रधानों के माध्यम से ये हुआ है, तो उस समय नियुक्ति का नियम कुछ और था। चलेगा दोस्तों, पहला ये हो गया संविदा कर्मी। दूसरी बात अगर हम बात करें वो है मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th, क्योंकि जो शिक्षा मित्र भाई हैं उनको शिक्षा मित्र बनाया गया वो 12th बेस पर। और जबकि दोस्तों रेगुलर टीचर्स के लिए आप जानते हो क्या क्या चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि भैया आप बीएड बीटीसी या ब्रिज कोर्स किया हो। क्योंकि उस समय भी मृतक आश्रित में भी काफ़ी टीचर्स बने हैं, लेकिन वो मृतक आश्रित में गए हैं, उनके पिताजी पहले से ही टीचर थे, तो मृतक आश्रित की नौकरी चलती है तो उनके लड़के को नौकरी या उनकी माँ को या जिसको को भी वो लेना चाहे वो मिलेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मृतक आश्रित में कुछ ही टीचर बने, बाकी चपरासी बनाए गए, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन उन्होंने पूरी नहीं करी थी जो एक टीचर के लिए मान्य थी। तो ओबियसली दोस्तों अगर किसी का कोई हेड टीचर है, हेड मास्टर अगर कोई एक्सपायर हो जाए तो उसका अगर बच्चा सिर्फ इंटर पास है या वो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर रहा है तो उसको चपरासी का काम दे दिया जाएगा। और चपरासी का मानदेय जानते हो क्या होता है। तो इसलिए साथियों उस समय जो क्वालिफिकेशन है वो सरकार का मानना है 12th पास रखी गई थी। अगर यही उस समय ग्रेजुएट रखी जाती, कुछ और रखा, या इनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल कोर्स करने के लिए दे दिया जाता, जैसे डीएलएड बीटीसी या जो भी कुछ उस समय जो चलती थी, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ उम्मीद हो सकती थी कि रेगुलर किया जाए। चलेगा दोस्तों, 5वीं बड़ी बात है, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा देखिएगा। आगे मैं आपको बता दूं, अभी हाईकोर्ट में एक केस डाला गया था और केस था शिक्षा मित्रों के मानदेय के मैटर में। आपको याद होगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 6-7 महीने हो गए होंगे।
उसमें हाईकोर्ट ने कह दी थी कि अपर मुख्य सचिव को हाईकोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा अगर उन्होंने मानदेय बढ़ाया नहीं। और स्पेशली जज साहब ने ये आदेश दे रखा था कि आना पड़ेगा। उस समय दोस्तों अपर मुख्य सचिव थे वो चेंज हो गए, फिर नए अपर मुख्य सचिव जी बनाए गए जो अभी तीर्थ हैं वो बनाए गए। और उस समय महानिदेशक भी कोई और थे, शायद वो चेंज नहीं, हाँ मोनिका रानी बनी थी उस समय महानिदेशक जी, तो उस समय वो बनी थी। तो हाईकोर्ट ने स्पेशली दे दिया था अपर मुख्य सचिव जी कोर्ट में हाजिर होंगे क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुन रहे। तमाम अधिकारियों ने कह दिया सर अपर मुख्य सचिव जी जाने, हमने तो अपना काम कर दिया, जो रिपोर्ट है वो हमने भेज दी, अब वो जाने। तो अपर मुख्य सचिव जी को स्पेशली आदेश दिया था कोर्ट में आने के लिए। तो दोस्तों आपको पता होगा क्या हुआ कि जिस दिन मेन सुनवाई थी फाइनल, उस दिन क्या हुआ, उस दिन ये हुआ कि जज साहब छुट्टी पर थे और उनके स्थान पे दूसरे जज साहब आ गए, अग्रवाल नाम था शायद उनका, वो आ गए और उन्होंने फ़ौरन फैसला दे दिया 2 मिनट के अंदर कि याचिका खारिज की जाती है, क्योंकि जो मानदेय बढ़ाने का निर्णय है वो मुख्यमंत्री जी लेंगे या उनकी कैबिनेट लेगी, मतलब मंत्री जी लेंगे, ना कि सरकार के अधिकारी लेंगे कि कितना मानदेय होना चाहिए। तो ये कहते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया गया कि अधिकारियों के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है मंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी उनकी कैबिनेट के हाथ में है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है हम यहाँ पर जो 2 महीने का समय दिया है तो सीधी सी बात है दोस्तों, सिंगल बेंच है तो कोई ज़्यादा वो भी नहीं लेगा, बस एक न्यूज़ है, बस हाइप मान लीजिए। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर जज साहब पीछे पड़ते हैं इस मैटर में, जज साहब अगर कहते हैं अपर मुख्य सचिव जी को हर हाल में करना पड़ेगा, इन्हें नियमित रेगुलर करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली दोस्तों अगर कोई फाइनल जब सुनवाई होगी तो मुझे लग रहा है या तो जज साहब चेंज हो जाएंगे या फिर जज साहब छुट्टी पर चले जाएंगे, तो दूसरे जज साहब आएंगे वो फैसला दे देंगे कि भैया इनके तो हाथ में है नहीं है, अधिकारियों के हाथ में जो भी कुछ हाथ में है वो मुख्यमंत्री योगी जी के हाथ में या उनकी कैबिनेट के हाथ में है। तो देखा जाए तो दोस्तों उनका भी कहना सही है, अधिकारियों के हाथ में नहीं होता है, क्योंकि ये बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं वो मुख्यमंत्री जी और उनको कैबिनेट को ही लेना पड़ेगा, अधिकारी जी सिर्फ एक बात कह सकते हैं। तो दोस्तों ओबियसली यही मैटर होगा आगे चल के। फिलहाल तभी फ़ायदा हो सकता है जब ये रेगुलर वाला केस है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो यहाँ पर ये केस लड़े, अगर ये केस खारिज होता है या कुछ भी आदेश होता है तो सीधे ये सुप्रीम कोर्ट में जाए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है। फर्स्ट बेंच से हटके सेकंड बेंच में चले जाएं, सेकंड बेंच से कुछ नहीं हो रहा तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए। तो मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों को रेगुलर किया जा सकता है, क्योंकि माननीय जज साहब जी जो कि ऑल इंडिया का मैटर चलता है, उनके ऊपर किसी का प्रेशर भी नहीं होता है उस समय। तो फिलहाल दोस्तों देखते क्या होता है। फिलहाल आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या और क्या दिक्कत हो सकती है, क्या शिक्षा मित्र रेगुलर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो या किस जिले से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।